अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय दिस व्लॉग। और आज हम बात करेंगे एग्रो होल्डिंग। एक हमने आपसे पहले शेयर किया था पार्ट वन, कि पार्ट टू है। और जिन लोगों ने अगर पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो हमारे इसी व्लॉग लॉगिन में पड़ी हुई, तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो एग्रो होल्डिंग जो है, हमने कहा था कि ये शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा फिगर के साथ उसको मैच होती है कि नहीं मेरी बात। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दुनिया का एक सर्टिफाइड मेथड है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स। उसमें डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स एंड एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, इन तीनों का टोटल करके इनकी एवरेजेस भी समटाइम ली जाती है। बहरहाल जो सबसे प्रायोरिटी बेस है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो मैंने एक अटेम्प्ट की है, कोशिश की है आपको कि रियलाइज कराऊं कि जो एक वैल्यू है स्टॉक की, वो कभी भी इन वैल्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं होती। वो या तो प्रीमियम पे ट्रेड होगी या फिर डिस्काउंट पे ट्रेड होगी। और कितने पे प्रीमियम पे होगी वो डिपेंड करता है जिस मार्केट्स में आप ट्रेड कर रहे हैं शेयर, उसके मल्टीपल्स जो होंगे मार्केट वही बिहेवियर मार्केट का आपके स्टॉक के साथ भी होगा। लेट्स सपोज आपका स्टॉक अगर एग्रो होल्डिंग है, तो जो बाकी मार्केट के मल्टीपल्स हैं वो वही मल्टीपल्स एग्रो होल्डिंग पे भी अप्लाई करेंगे। अगर मल्टीपल्स 25 के चल रहे हैं, तो आपका शेयर भी 25 के मल्टीपल पे ट्रेड करेगा। अगर मल्टीपल्स 8 के चल रहे हैं तो आपका शेयर भी 8 पे ट्रेड होना चाहिए। अगर वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, तो एक स्पेशल जो उसको प्रिविलेज मिला हुआ है, मार्केट फिर उसको कोशिश करती है डिस्काउंट करने की। लेट्स सी जी, स्टार्ट करते हैं। ये डाटा बहुत ज़्यादा था, तो फिगर शायद आपको थोड़ी सी नज़र आएंगी, वीक बारीक नज़र आएंगी। फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, आपको शायद आवाज़ सही आ रही होगी। ये है जी बैलेंस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने स्टार्ट की है 2021, 2022, 2023। और ये जो डाटा है 2024 का, ये 9 मंथ्स का जो आया है ना रिजल्ट्स, वो उसका है। ठीक है जी। इसके पास आपको पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एंग्रो कॉरपोरेशन की। ठीक है जी, बैलेंस शीट में। नंबर टू, इसके पास है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वो इसने कुछ अदर शेयर्स लिए हुए हैं, अदर सेक्टर्स के बैंक्स हैं, उसमें एक्सप्लोरेशन की कंपनीज हैं, ओएमसीज, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज में हैं। और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ सेक्टर है, उसकी कंपनीज है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये टोटल स्ट्रेंथ सर बनती है कोई 35 अरब रुपए की बनती है ओवरऑल। अगर आप देखेंगे ना, 35 अरब बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है, दैट इज 35 अरब रुपया। तो इस 35 अरब रुपए में 12 अरब और 23 अरब, ये मोटी मोटी दो आइटम्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आगे हम देखते हैं जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हैं। वो इक्विटी है जी, 2024 के एंड में जो इक्विटी थी वो 30 अरब रुपए की थी, 30 बिलियन रुपीज। ठीक है जी। और उससे पहले भी 30 बिलियन रुपीज थी 2021 में। फिर कम हुई, 26 बिलियन हुई, फिर थोड़ी सी बेहतर हुई, 28 बिलियन, और अब दोबारा 30 अरब रुपए की हो गई है। लाइबिलिटीज में कुछ ऐसा सच नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। टैक्सेशन की एक बड़ी फिगर आ रही है बस, बाकी डेट वगैरह भी खत्म हो गया है। ये 6 बिलियन रुपीज़ का डेट आ रहा था, लीज लाइबिलिटीज़ थी, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई हैं। अब अभी देखें ना, 13,541 जस्ट रह गई है। ऊपर भी कुछ नहीं है, ऊपर भी लीज लाइबिलिटीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, ये आ रही। तो डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हैं, डेट फ्री है। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो ये वही ऊपर नंबर जो आ रहे हैं 2021, 22, 23, 24, ठीक है जी, वही नंबर्स हैं। और ये जो 24 के नंबर 2024 है, ये 9 मंथ्स, 9 महीनों का डाटा है। ठीक है जी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इसकी 6 बिलियन रुपीज़ थी, फिर 6.2 बिलियन हुई, ये फिर 14.7 बिलियन तक गई 2023 में। और ये क्यों गई? जो इसके शेयर होल्डर्स हैं एंग्रो के, उनको याद होगा कि एंग्रो ने एक 40 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। वो 40 रुपीज़ का डिविडेंड जब यहाँ पे हिट हुआ, तो जो अर्निंग्स थी वो मोर देन डबल हो गई। ठीक है जी।
ये आपको थोड़ा सा हमने कहा कि जरा बता दें फिगर हाईलाइटेड क्यों है। और इस दफ़ा 9 महीनों में 8.4 बिलियन रुपीज़ की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। आप कह लेंगे टॉप लाइन है या जैसे सेल्स हम कहते हैं ना वो है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है इसलिए ये लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है जी, 8 अरब रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट था 2024 में और 14 अरब रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट था 2023 में। अदर इनकम की बात करते हैं तो अदर इनकम भी आ रही है, कोई 9 करोड़ पे आया था 2023 में, अभी भी 9 महीनों में तकरीबन 4 करोड़ 69 लाख रुपीज़ आए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लें जी, 8 अरब रुपया था 2024 में और 14 अरब रुपये था। इतने एक्सपेंसेस नहीं है, वो जो जितनी भी आपके रिटर्न्स आ रही है ना, मोर और लेस वही आ रहा है। और टैक्स की हैवी अमाउंट आती है, उसके बाद फिर प्रॉफिट आ जाता है 6 बिलियन रुपीज़ का। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट इज़ 10 बिलियन। और बाकी 2022-23 में अगर आप देखें तो सिर्फ 3 बिलियन रुपीज़ थे, 3 बिलियन। और नंबर ऑफ शेयर्स थे 481 मिलियन। हम बात वहीं से शुरू करेंगे ना जहाँ से स्टार्ट हुई है, जो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है, बंटवारा तो उसी का होता है ना। तो ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, पहले इसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको अगला जो एक लेक्चर है वो इजीली समझ आ जाएगा। पहले इसका बंटवारा कर लें फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। इसमें ये वैल्यू थी क्या, यहाँ तक क्या वैल्यू थी, सितंबर 2024 तक क्या वैल्यू थी, फिर हम आगे चलते हैं। अर्निंग पर शेयर आ जाता है जी 12 रुपये, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आ गया। और एक ये सब्सटेंशियल जो 21 रुपये था, ये वन टाइम जो 40 रुपीज़ दिए हैं ग्रो ने, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। उससे पहले देखेंगे 7 रुपये की अर्निंग है, 8 रुपये की अर्निंग है, और अभी 12 रुपये की अर्निंग है 2024 के 9 महीने के रिजल्ट के हिसाब से। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है जी। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में डिविडेंड रिसीव्ड की अमाउंट आती है बड़ी, जो डिविडेंड कैश फ्लो में हिट हो रहा है कि प्रोविजनिंग हो जाती है कि इतना कि हमारे डिविडेंड है। और जो पेमेंट रिसीट होती है उसमें रिसीट में फिर इधर पेमेंट आ जाती है। 2021 में 5.9 बिलियन, 2022 में 8.48 बिलियन, 2023 में 11.6 बिलियन और यहाँ पे 5.2 बिलियन। और फिर ये जो डिविडेंड पे कर रहे हैं उसकी अमाउंट हैवी आ जाती है। 11 बिलियन रुपीज़ उन्होंने पे किए 2021 में, फिर 7 बिलियन पे किए 2022 में, 8 बिलियन पे किए 2023 में और अभी भी के पे किए हैं 3.7 बिलियन। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई। अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ हमने फिर बनाई है आपके लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और फिर हमने बनाया आपके लिए एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकती है शेयर की, ताकि आपको रियलाइजेशन हो जाए। वो हम देखते हैं जी, वन बाय वन चलते हैं। पहले हमने आपके लिए ना रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मेरे काफ़ी ये वीडियो जो है इंडिया में भी देखी जाती है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं अकाउंट्स के, मेरा लॉगिन शो करता है कि काफ़ी लोग जो हैं तकरीबन 20% लोग जो हैं इंडिया से मेरी वीडियोस देख रहे हैं फॉर लर्निंग पर्पस। तो मैं 2-4 मिनट उनको भी देना चाहता हूँ कि वो जो लर्निंग है उनके लिए। अब जो हमने असेस करनी होती हैं वैल्यूज़, वो है अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं आप, रिटर्न ऑन एसेट्स निकालते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालेंगे जी, उसका फार्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी। और रिटर्न ऑफ एसेट्स का नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज टोटल इक्विटी कैसे निकालते हैं जी, ओपनिंग और क्लोजिंग जो इक्विटी होती है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 एवरेज टोटल इक्विटी निकालेगी। इक्विटी एट ईयर एंड प्लस इक्विटी एट प्रीवियस ईयर एंड, दोनों को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। इसी तरह जो टोटल एसेट्स हैं, एसेट्स एट ईयर एंड जो लेट्स सपोज 2023 का था, एसेट्स एट प्रीवियस एंड जो 2024 का है, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे। ये जो 9 मंथ है जी 2024 के, उसमें रिटर्न ऑफ इक्विटी आ रही है 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.58%। और जो रिटर्न ऑफ एसेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी 17.99%। ठीक है जी। ये दोनों वैल्यूज आपको एक थोड़ा सा एज देती हैं कि जो मार्केट के जो रिटर्न्स हैं और इनके जो रिटर्न्स हैं वो एक फिक्र है। फिर इसी तरह 2023 का भी हमने कैलकुलेट कैलकुलेट किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज 37%। और से 2023 में बेहतर थी, वो वन टाइम जो आपको डिविडेंड मिला 40 रुपए का पर शेयर का, और अदर अदर भी मिला था, और मोटी अमाउंट वो थी, उसमें कुछ और मजीद भी उसने डिविडेंड दिया था थोड़ा सा। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब है 30.87%। इस साल के दोनों उस वजह से रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट दोनों बेहतर थे।
समरी में वही आ गया जी 2024 के रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी 37.32% थी और 2024 में कम होकर 20.58%। रिटर्न ऑन एसेट्स 30.8% थे और अभी 2024 में 17.99%। कैलकुलेशन यूज एवरेज इक्विटी एसेट टू रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। ये सारे फार्मूलेज हैं फॉर जो बच्चे इंडिया में देख रहे हैं ना उनके लिए। अच्छा जी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन एंड फ्री कैश फ्लो प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। मैंने 3 सालों को बनाया, ये डाटा मेरे पास वो कंटेन नहीं था और फिर आपको नजर भी नहीं था आना, बड़ा मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने 3 साल प्रीवियस लिए और 3 साल अगले 3 साल का बना लिया, ठीक है जी। और ये जो फिगर्स हैं ये इन थाउजेंड्स हैं। प्रोजेक्शन ऑफ फ्री कैश फ्लोज, उसके लिए जो एजम्पशंस हमने ली हैं, वी स्टार्ट विद नेट इनकम एंड एडजस्ट फॉर नॉन कैश एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये 4 आइटम्स मोटा मोटी जो है ना, नेट इनकम, नॉन कैश एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट और कैपिटल वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्री कैश फ्लोज की ग्रोथ हमने रेट ली है 5%। एक रियल एक जो हकीकी मायनों में जो से हिट कर सकती है, मतलब 5% एनुअली, कंजर्वेटिव गिवन हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी इन रिटर्न्स। आपको पता है रिटर्न्स काफ़ी वोलाटाइल रही, 3 अरब रुपए भी आ रही हैं और फिर 14 अरब रुपए भी आ रही हैं, और भी लास्ट जो 9 मंथ्स की हैं वो 8 अरब हैं। टैक्स रेट कोई बनता है 27%, क्योंकि इनकी कैपिटल गेन्स हैं, उसके ऊपर जो कैलकुलेट हुआ हुआ है संभाव आगे पीछे, वो इतना बनता है इन बुक्स। डेप्रिसिएशन है ही नहीं इसमें, आपको पता है बिल्कुल माइनर सी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है इन स्टॉक्स, और कोटेड शेयर्स हैं और कुछ अनकोटेड शेयर्स हैं। ये हमने बना लिए जी फ्री कैश कैश फ्लोज। नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कैश फ्लोज आ जाएंगी बुक के हिसाब से, बुक्स में जो फिगर्स आ रही है उसके हिसाब से ये कैश फ्लोज आ जाती हैं। और फिर ये कैश फ्लोज 2024 25 26 27 की कैश फ्लोज आ गई, इनको हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल ली, फिर हमने रिस्क फ्री रेट है 10%, पाकिस्तान 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है ना उसका 10% रेट है। 10 साल का जो बॉन्ड है पाकिस्तान का उसका रेट है 10%। बीटा हमने लगाया जी 1 का, मार्केट बीटा एवरेज 1 का बीटा लगाया कि जितना इंडेक्स जाएगा उतना स्टॉक ऊपर नीचे आएगा। मार्केट रिस्क प्रीमियम है 8%, ठीक है जी। और सर रिस्क फ्री रेट, ये आपको पता है स्टॉक मार्केट इज अ रिस्की प्लेस, और उस रिस्क के लिए फिर आपको एक प्रीमियम चाहिए होता है, रिस्क के अगेंस्ट प्रीमियम मिलेगा ना। अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है तो फिर तो आपको 10% रिटर्न चाहिए, अगर रिस्क है तो रिस्क के साथ फिर रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा आते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट, इसका डेट था ही नहीं, इंटरेस्ट जो एक्सपेंस आ रहे हैं ना वो बड़े डाइल्यूटेड इफेक्ट है उनका, उस वजह से फिर ये कॉस्ट ऑफ डेट कम आई है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी डेट है ही नहीं, मैंने आपको बताया इस शेयर अपनी क्लोजिंग पे ना, पहले था डेट 21-22 में, अभी डेट नहीं है। तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है जी तकरीबन 18% का। इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये फार्मूला बच्चे चेक कर सकते हैं, उनको आता भी होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रोपोर्शनेट करके आप, तो उन दोनों की प्रोपोर्शन निकाल के फिर उनको ऐड करते हैं तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है। फिर हमें टर्मिनल वैल्यू मालूम करनी होती है कि जो इन्फिनिटी है, कि कितने फ्री कैश फ्लोज आते रहेंगे, मतलब कि जितना बिजनेस की लाइफ होगी वो इन्फिनिटी में है। बिजनेस तो आपको पता है गोइंग कंसर्न है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो उसमें उसकी टर्मिनल वैल्यू फिर निकल के आ रही है, उसका भी ये फार्मूला है, बच्चे यहाँ स्टडी कर सकते हैं। ग्रोथ रेट है और फिर उसको हमने अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ फ्री कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करके वो सारा, ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आ रहा है जी ये फ्री कैश फ्लोज है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ग्रोथ के साथ, 1 प्लस ग्रोथ का फार्मूला जो है, और फिर जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें से ग्रोथ माइनस करके उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 51 बिलियन। ये फिगर्स मैंने आपको बताया ना थाउजेंड में है। फिर ये जी फ्री कैश फ्लोज आ गई हमारे पास हर साल की 2025 26 27, टर्मिनल वैल्यू भी आ गई, इनका डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दिया हमने। डिस्काउंटिंग फैक्टर लगता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और प्रेजेंट वैल्यू के बाद ये वैल्यू आ गई हमारी एंटरप्राइज वैल्यू 47 बिलियन। 47 बिलियन को जब आप डिवाइड करेंगे, ये इक्विटी वैल्यू आ जाती है फिर, जस्ट अ मिनट। तो इक्विटी वैल्यू माइनस डेट, डेट है ही नहीं, बिल्कुल वही फिगर आएगी तकरीबन, उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो ये जी वैल्यू आ रही है 98 रुपीज़ पर शेयर। मैंने आपको 100 रुपीज़ कहा था ना, ये आ रही 98, ठीक है सर।
और की सेंसिटिव एनालिसिस हमने सारे दिए हुए हैं। बेस केस में 98 रुपीज़ है। ऑप्टिमिस्टिक का अगर आप रहेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल कम हो जाएगी तो ये 145 रुपीज़ की वैल्यू बनती है। और पेसिमिस्ट रहेंगे तो इसकी वैल्यू 65.80 है। ठीक है जी। ये प्रोजेक्शन जो है, ग्रोथ की प्रोजेक्शन 5% लगाई हमने, रीचिंग 7.5 बिलियन बाय 2027। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी बता दिया। सेंसिटिविटी जो है, अब ये 65 रुपीज़ से 145 रुपये की रेंज में स्टॉक है। ये आ गया जी नंबर नंबर वन। ये आ गई जी अपना DCF वैल्यू 98 रुपीज़। अब हम निकालते हैं इसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी होगी जी? बुक वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये लेट्स सी, ये आ जाएगी। ये है 30 बिलियन 38,37,946 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किधर है जी? नंबर ऑफ शेयर्स ये 481 287 116 इंटू 64 रुपये। बुक वैल्यू भी 64 रुपये आ रही है। और जो हमने एक पेसिमिस्टिक वो भी देखा था ना, अगर ऑप्टिमिस्टिक में तो ज़्यादा वैल्यू आ रही थी, पेसिमिस्टिक में 65 रुपीज़ आ रही थी, बुक वैल्यू भी 65 आ रही। अब जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो भी देख लेते हैं हम कि मार्केट जो है उसको कितने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड करवा रही है। ठीक है जी। अभी वो 200 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा है शेयर। अभी तो डायनामिक्स डिफरेंट है, पर एक जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ आपको वो भी हम बताएंगे। अभी तो ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो थी उसका बंटवारा कर रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या है। 15 रुपये 15 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है जी, 15.74 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 15.74। और जो मार्केट के मल्टीपल्स हैं वो 8 है। तो तकरीबन डबल ट्रेड हो रहा है। 100 रुपये का शेयर 200 रुपये पे ट्रेड हो रहा है ना, तो मार्केट के मल्टीपल्स हैं 8, 8.5, और ये 15, 15.5 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है जी। ये आपके लिए एक लर्निंग होगी। यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ मैं। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की लर्निंग होगी, जो बच्चे मैं इंडिया से भी देख रहे हैं उनके लिए भी। DCF वैल्यू भी हमने आपको निकाल दी, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी निकाल दिए, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन भी निकाल दी, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी निकाल दिया, और रिटर्न ऑफ एसेट्स भी निकाल दिया। एक और वीडियो हम बनाएंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये हो गया जी ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो थी, मतलब जायदाद जो ओरिजिनल थी उसका हमने अंदाज़ा लगाया कितनी वैल्यू थी। इससे आगे जितनी हैपनिंग हुई है ना, हम आपको वो भी बताएंगे कि उसका क्या करना है। अब जो एंग्रो होल्डिंग का शेयर आपने रखा हुआ है, इसको होल्ड करना है या बेचना है, क्या करना है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं उससे तो आप डबल ट्रेड हो रहा है। फिर भी उसमें कोई पॉजिटिविटी है कि नहीं है। प्लीज़ ये वीडियो आप लाइक करें तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, वो दिमाग की दही हो जाती है। बहरहाल मैंने एफर्ट किया, आपके काफ़ी व्यूज़ आ रहे थे, तो उसके लिए थैंक यू। व्यूज़ के अपना जो कमेंट्स हैं आपके, तो इसको भी लाइक करें तो इंशाल्लाह मैं तीसरी भी वीडियो आपसे शेयर करूँगा कि इससे आगे क्या करना है हमने। और जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें, ताकि उनको पूरा सिनेरियो पता चल जाए। थैंक यू।